हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो इसमें हम जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यूज़ देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए एमसीक्यू। ठीक है, लेकिन इसमें जो है मैं टैग करना भूल गया हूँ किस किस एग्ज़ाम्स, मतलब कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं ये। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं टैग के साथ लिख दूंगा कि इस एग्ज़ाम से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग बारबिचुरेट इज एन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, ड्रग। तो कौन सा बारबिचुरेट जो होता है हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होता है? तो हमारे पास बारबिचुरेट किस तरह से आती है क्लासिफिकेशन? शॉर्ट एक्टिंग, सॉरी, हाँ जी, ऐसे चार आती हैं: अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड देन लॉन्ग एक्टिंग। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है उसमें आता है हमारे पास थायोपेंटल, जो कि आपके पास ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ठीक है जी, लिखा है ऑप्शन सी में, तो यही हमारे पास ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन सी इज़ थायोपेंटल। अब हम और ड्रग्स की बात कर लेते हैं जो और क्लासिफिकेशन में हमारे पास आती हैं। ठीक है जी, अल्ट्रा शॉर्ट में हमारे पास आ गई थायोपेंटल। ठीक है, या इसको हम जो है वो थायोपेंटल सोडियम या थायोपेंटोन भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और जो इसमें ड्रग्स आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीथो हेक्सीटोन। क्या बोलते हैं? मीथो हेक्सीटोन। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जब इसकी क्लास आती है हमारे पास, अल्ट्रा शॉर्ट के बाद हमारे पास आती है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, फिनो, सॉरी, यहाँ पे नहीं है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास कौन सी आती है? पेंटो बारबिटोन। कौन सी? पेंटो बारबिटोन और ब्यूटो बारबिटोन और सेको बारबिटोन। ठीक है, सेको बारबिटोन। ठीक है, और जो हमारे पास आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, थर्ड क्लास आती है हमारे पास बारबिटरेट्स के इंटरमीडिएट, जिसमें हमारे पास आता है एमो बारबिटल। ठीक है, एंड लास्ट जो क्लास हमारे पास आती है लॉन्ग एक्टिंग में, उसमें हमारे पास आता है फिनोबार्बिटल। ठीक है, क्या आता है? फिनोबार्बिटल। ठीक है, या फिनोबार्बिटो। ठीक है जी, ये आता है हमारे पास लास्ट क्लास में लॉन्गर एक्टिंग में। तो शॉर्ट एक्टिंग, जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, उसमें हमारे पास आता है थायोपेंटल, जिसको हम जो है वो थायोपेंटल सोडियम या सोडियम थायो पेंटोथल भी बोलते हैं। ठीक है, रैपिड शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट्स होते हैं। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग आफ्टर मीटिंग टू द पेशेंट। आप एक फार्मासिस्ट हैं, जब भी पेशेंट से पहली बार आप मिलते हैं तो आप पेशेंट के साथ क्या करेंगे? टू इवेलुएट द पेशेंट नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, क्या आप पेशेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको इस मेडिसिन के बारे में पता, और उससे इवेलुएट करना चाहेंगे मेडिसिन के नॉलेज के बारे में, मतलब उससे आप मेडिसिन का नॉलेज लेना चाहेंगे या उससे इंट्रोडक्शन लेंगे? ठीक है, इसका कोई तुक नहीं बनता है। टू डिस्कस द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पेशेंट। ठीक है, जो भी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन उसके पास है उस चीज़ों को डिस्कस करना नहीं चाहिए। टू टेल अबाउट द मेडिसिन एंड देयर इंपॉर्टेंस। देखो, फार्मासिस्ट का मेन रोल है कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। ठीक है, और उसको जो है वो बताना कि कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, किस समय लेनी है, कैसे लेनी है। ठीक है, कौन से रूट से लेनी है। ठीक है, ये होता है फार्मासिस्ट का काम। तो फर्स्ट स्टेप यही है हमारा कि टू टेल अबाउट द मेडिसिन एंड देयर इंपॉर्टेंस। देखो भाई, एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे आपको लिख दिया। अगर मैं किसी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ नीचे जो लिखी हुई मेंशन है, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है जी, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ जो मैंने लिखी है वो आपको एक बार बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द फॉलोइंग डिस्पेंसरी एरिया इन स्क्वायर फीट इज़ रिक्वायर्ड इन 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल। ठीक है, 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी एरिया का कितना, मतलब डिस्पेंसरी एरिया कितना स्क्वायर फीट रहता है? 350, 500, 100 या 450? तो ऑप्शन इज 350 स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल। डिस्पेंसरी एरिया बोला है, ठीक है, जहाँ से मेडिसिन डिस्पेंस हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स कम्स अंडर क्लिनिकल ट्रायल। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल किस क्लिनिकल ट्रायल में आता है? तो इट्स ऑप्शन फेज़ 4। ठीक है, फेज़ 4 के अंदर जो है वो पोस्ट मार्केटिंग, या जिसको हम फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, वो आता है। ठीक है जी, आप एक्सप्लेनेशन एक बार नीचे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या इसमें आता है। हाँ जी, जो चीज़ नहीं लिखी होगी वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो मेरे पास दिमाग में मेरे को याद आ रहा होगा। तो फेज़ 1 में मेरे पास क्या होता है, आप सबको पता है, जब भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सबसे पहले जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनको करने से पहले क्या होता है, एक IND, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग
न्यू ड्रग, ठीक, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग जो है वो एप्लीकेशन या फॉर्म आप जो बोल सकते हैं उसको सबमिट करवाना होता है। उसके बाद याद रखना IND और जो NDA है इनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूज़न होती है कि INDA फेज़ 1 से पहले होता है और NDA जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है वो सबमिट होती है फेज़ 3 के बाद, ठीक है। NDA आफ्टर फेज़ 3 और IND जो होता है वो किस में होता है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग, ठीक है। जो एप्लीकेशन होती है वो कब होती है सबमिट, फेज़ 1 से पहले। तो हमारे पास फेज़ 0 भी होता है, अगर आप KD त्रिपाठी की बुक को रेफरेंस करेंगे तो हमारे पास फेज़ 0 भी होता है। फेज़ 0 हम क्यों नहीं इवैल्यूएट करते हैं या क्यों नहीं उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि फेज़ 0 में बहुत ही कम मात्रा में जो है दवाई ली जाती है और इतनी कम मात्रा में ली जाती है कि उससे हमें जो है वो पेशेंट के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो नहीं पता चलता। इसलिए फेज़ 0 को हम ने जो है वो हटा दिया है, इसलिए फेज़ 1 से ही शुरू करते हैं, ठीक है, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। फेज़ 1 में जो है वो सेफ्टी और डोजेज़ को देखते हैं, मतलब इसमें देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हो गया, न्यू ट्रीटमेंट, मतलब उसमें बहुत सारे डॉक्टर फिजिशियन फर्स्ट जो स्टेप है फेज़ 1 उसमें मिले होते हैं, साथ में होते हैं और जो है वो पेशेंट के ऊपर जो इनको जो वो क्लिनिकल ट्रायल शुरू करते हैं फेज़ 1 में। उसमें जितने भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट हैं उनको देखा जाता है। फेज़ 1 में 20 से जो है वो 100 पेशेंट लिए जाते हैं, ठीक है जी। फेज़ 2 की बात करें उसमें एफ़िकेसी एंड ऑप्टिमम डोज़ेज़ देखी जाती है, ठीक है? कितनी एफ़िकेसी और कितनी ऑप्टिमल डोज़ आप दे रहे हैं पेशेंट को और उस ऑप्टिमल डोज़ से क्या इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर पड़ रहा है, वो हम फेज़ 2 में देखते हैं। इसमें 100 से 500 पेशेंट जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने याद रखना है कितनी नंबर में पेशेंट होते हैं, मतलब वॉलंटियर्स जो भी होते हैं। फेज़ 3 होता है जिसमें इफ़ेक्टिव एंड सेफ्टी, इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को देखा जाता है। फेज़ 3 जो होता है वो लार्जर पॉपुलेशन के ऊपर होता है, मतलब हॉस्पिटल में भी जो है क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं होता है, जो पेशेंट उस दवाई को हॉस्पिटल में भी जब चल रहे होते हैं, मतलब जब 2 फेज़ हो गए, थर्ड फेज़ जो होता है वो एक लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर होता है, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल में होता है, जनरल हॉस्पिटल में भी इसका जो है वो देखा जाता है, लेकिन पेशेंट्स को नहीं पता होता है कि हमें ये किस फॉर्म में, मतलब हमारे ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। लेकिन 2 फेसेज़ में इफेक्टिवनेस देखने के बाद ही जो है वो फेज़ 3 जो है वो लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर किया जाता है, ठीक है जी। फेज़ 3 में जो है वो क्या होता है, 500 से 3000 पेशेंट जो होते हैं, ठीक है। फेज़ 4 आप सबको पता है, फार्माकोविजिलेंस जिसको आप बोलते हैं, और पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल। और फेज़ 3 के बाद जो होता है NDA जो होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को जो होती है वो सबमिट होती है, ठीक है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। उसके बाद फेज़ 4 जो होता है वो स्टार्ट होता है। फेज़ 4 में जो है वो आपकी जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट को देखा जाता है और उसके बेसिस के ऊपर जो चेक किया जाता है सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, मतलब आप एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल जो होते हैं फेज़ 4 में होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ सर्जिकल स्विचर मटेरियल रिक्वायर इंक्यूबेशन फॉर पीरियड, ठीक है। जितने भी सर्जिकल स्विचर मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनकी स्टेरिलिटी के लिए, मतलब स्टेरिलाइजेशन जब होती है स्विचर मटेरियल की, ठीक है, तो उनकी स्टेरिलिटी के लिए जो है वो कितने दिन के लिए उनको इनक्यूबेट किया जाता है। तो इसमें आता है ऑप्शन 14 डेज़, ठीक है, एटलीस्ट 14 डेज़। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल्स है उसको जो होता है इनक्यूबेट स्टेरिलिटी जो इसमें चेक की जाती है स्टेरिलिटी टेस्टिंग में, जो मीडियम यूज़ किए जाते हैं वो 2 होते हैं, एक थायोग्लाइकोलेट मीडियम और दूसरा होता है सोयाबीन केसिन मीडियम, ठीक है। केसिन सोयाबीन या सोयाबीन केसिन मीडियम ऐसा होता है, ठीक है। जो सोयाबीन केसिन मीडियम होता है वो होता है हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियाज के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एरोबिक के लिए होता है और थायोग्लाइकोलेट जो होता है वो डिटेक्शन के लिए होता है एनारोबिक के लिए। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन यही होता है कि ठीक है, केसिन सोयाबीन वाला जो होता है वो एरोबिक के लिए होता है, जो और जो थायोग्लाइकोलेट वाला होता है वो एनारोबिक में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए होता है। तो एटलीस्ट 14 डेज़ के लिए इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है स्विचर मटेरियल को फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए। Name of the hospital in which the first hospital formulary for the government teaching hospital in the India is published in 1997। पहला हॉस्पिटल, ठीक है, जिसको जो है वो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल बताया गया, ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के थ्रू, ठीक है, मतलब पहली हॉस्पिटल फॉर्मूलरी फॉर गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल के लिए इन इंडिया में पब्लिश इन 1997। तो वो किस हॉस्पिटल का नाम था, तो उसमें आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, त्रिवंतपुरम, ठीक है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज त्रिवंतपुरम को जो था फर्स्ट टीचिंग हॉस्पिटल इन इंडिया जो था वो किया गया था इन 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनहिबिट बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सा सबस्ट्रेट जो होता है वो बैक्टीरियल फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है।
तो फर्स्ट आता है डेप्सोन, आइबरमेक्टिन, एम्फोटेरसिन या आर्टिसोनेट। तो इसमें आता है हमारे पास डेप्सोन। डेप्सोन क्या होता है, ठीक है, सल्फोनामाइड क्लास से है ये, ठीक है। इनिबिट करता है फोलेट सिंथेसिस बाय डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेसिस, ठीक है। जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड होता है वो ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस, ठीक है। और उसके बाद फोलिक एसिड की सिंथेसिस होती है। लेकिन जो डेप्सोन होता है वो इस एंजाइम, जो एंजाइम है हमारे पास, ठीक है, डाईहाइड्रोपेट्रिएट सिंथेस, इसको जो है इनिबिट कर देता है। ये इनिबिट हो जाएगा तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, ट्राईहाइड्रोफोलिक एसिड आगे फॉलिक एसिड में नहीं बनेगा। तो डेप्सोन जो होता है वो मेन सबस्ट्रेट होता है, ठीक है जी। ड्राई कफ इज कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ, ड्राई कफ किसका कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, थायराइड डायरेटिक्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर या लूप डायरेटिक्स। तो बेसिकली ऑप्शन सी इज कनेक्ट, एस इनिबिटर का जो होता है वो ये क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। और ड्राई टिकली एंड ऑफन bothersome cough is the most common adverse of the angiotensin converting enzyme inhibitor. Recent study indicate that the cough may be developing around 10% of the patient related with ACE inhibitor. In half of these patients the ACE inhibitor has to be discontinued, ठीक है। मतलब 10% ऑफ पेशेंट जो ट्रीटमेंट है विद ACE inhibitor में उनमें डेवलप होता है कफ का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द साइंस टू एग्जामिन एंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया आपको, सीधी सी बात है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे मान लो आपकी कोई हॉस्पिटल है जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जितना पैसा लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फाइनेंशियल जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट या स्टेटस, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है ट्रांजेक्शन उनको किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटेंसी के अंडर, किसके अंडर, अकाउंटेंसी, ठीक है। उस साइंस को क्या बोलते हैं हम, अकाउंटेंसी, ठीक है, इस कॉल्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। इसमें रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन और बिजनेस, ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज रेफरेंस चेक ऑफ द पर्सनल इज प्रोसेस सेंटर। अब रेफरेंस चेक क्या होता है, बेसिकली हमारे पास रेफरेंस चेक क्या होता है कि कोई भी आपके पास पर्सन आ रहा है, आप इंटरव्यूअर हो, आपको उसको चेक करना है, मतलब उससे इन्फॉर्मेशन, उससे कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी नॉलेज है, उस सब को चेक करना है। और ये सब चेक करना है कि उसने कहाँ कहाँ पहले जॉब की है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब होता है रेफरेंस चेक में। अगर आपको रेफरेंस चेक का पता है कि उसकी कहाँ कहाँ, मतलब उसको कहाँ कहाँ उसने जॉब की है, कहाँ कहाँ उसने एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको पता होगा कि वो पर्सन कितने दिन तक आपके पास जॉब कर सकता है, उसने पास्ट में कितनी जॉब की है, उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो आपके पास जॉब कर सकता है या नहीं, मतलब। तो ये किस टाइम के होता है, रिक्रूटमेंट टाइम के ऊपर जो होता है ये प्रोसेस होती है अंडर, ठीक है। इसमें जो होता है रेफरेंस चेक कब किया जाता है, रिक्रूटमेंट टाइम, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम जो होता है, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिक्रूटमेंट होती है उस टाइम रेफरेंस चेक जो होता है किया जाता है किसी पर्सनल का, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस चेक, ठीक है जी। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ मैं गलत बोल देता हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। राधे राधे।